हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत कर दी थी और जहां पर मैंने बताया था कि देखो डीपीएसपी आखिर लाया तो लाया क्यों गया और क्या सिचुएशन था कि डीपीएसपी को लाना पड़ा। फिर ये भी बताया कि किस प्रकार मूल अधिकार का दस्तावेज काफ़ी व्यापक होने के कारण मूल अधिकार को दो भागों में बांटा गया, भाग 3 और भाग 4। भाग 4 में ही जिस अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है वो क्या है, हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। फिर ये भी बताया था कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार का है, तो अबाध्य योग्य अधिकार है, ये बाध्यकारी नहीं है, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते लागू करवाने के लिए। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार संविधान निर्माताओं ने 3 विचारधारा, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, इन तीनों के बीच जो इन तीनों विचारधाराओं में से जो चीज़ें अच्छी लगी उनको लिया, उन तीनों के बीच सामंजस्य बैठाया और मध्य का रास्ता अपनाया। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं डीपीएसपी की प्रकृति के बारे में। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है ना, वो अबाध्य योग्य है। अबाध्य योग्य का मतलब क्या है, इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका का सहारा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इसके अंदर जो अधिकार है बच्चों, उसको लागू करने के लिए न्यायपालिका का सहारा हम नहीं ले सकते हैं। राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसके द्वारा निर्देशक तत्व का उल्लंघन हुआ है। अब बात को समझिए। देखो, राज्य द्वारा तमाम विधियां बनती है, लेकिन जैसे ही कोई भी विधि मूल अधिकार के खिलाफ होती है हम तुरंत उच्चतम न्यायालय दौड़ के जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राज्य की कोई भी नीति अगर उल्लंघन कर रही है निर्देशक तत्व का, तो हम उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, हम नहीं जा सकते और वो जो विधि है ना, उसको असंवैधानिक भी घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया अबाध्य योग। अबाध्य योग मतलब जो बाध्यकारी ना हो। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार बाध्यकारी है, उसको राज्य को देना ही पड़ेगा, लेकिन अबाध्य योग का मतलब कि राज्य विवश नहीं है कि इसे देना ही पड़ेगा, बाध्यकारी नहीं है। अबाध्य योग्य अधिकार वैसे अधिकार है जहां पर राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा करे, पर इसके लिए उसको विवश नहीं किया जाएगा कि तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नीति निर्देशक जो तत्व है ना, तो सबसे पहले ये समझिए कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। इसको सिर्फ एक दस्तावेज नहीं मानना चाहिए, या फिर इसको सिर्फ एक अधिकार का दस्तावेज मत मानिए कि इसमें अधिकार ये लिखे हुए हैं, या फिर इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, ये नहीं। नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श है। आदर्श तो किसका आदर्श है ये, तो ये संविधान निर्माताओं का आदर्श है। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो हमें तमाम स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है, मत देने का अधिकार मिल गया था, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं थी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं था। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए ही क्या किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई, इसको डाला गया। कि क्यों, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या बोला जाता है कि कल्याणकारी राज्य है, अर्थात कि राज्य का काम है गरीबी दूर करो, राज्य का काम क्या है, शिक्षा को देखो, स्वास्थ्य को देखो, मुफ्त में शिक्षा दिलाओ, स्वास्थ्य दिलाओ। ठीक है, फिर काम की व्यवस्था कराओ, लोगों को रोजगार भी दिलाओ। तो संविधान निर्माता दूर तक सोच रहे थे, उनको पता था कि हमारे देश की स्थिति ऐसी है नहीं, हमारा प्रशासन इतना मजबूत नहीं है कि वो क्या कर सके, फंडामेंटल राइट्स में भी जितने अधिकार है उनको लागू करा पाए। ठीक है, अब बात यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अबाध्य योग्य क्यों बनाया गया। अगर राज्य नहीं करती है ऐसा, राज्य अगर कल्याणकारी रूप अपना नहीं दिखाती, देखो राज्य के 2 रूप हो गए। अब मैं यहाँ बताती हूँ, राज्य के 2 रूप हो गए। पहला जिसमें वो नियंत्रण कर रही है, और दूसरा क्या कर रही है, कल्याण कर रही है। तो देखो, राज्य नियंत्रण किससे करती है, पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा, और कल्याण कैसे करती है, तो कल्याण नीति निर्देशक तत्व के द्वारा करती है। ठीक है, तो राज्य मान लो कि मुफ्त में शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो तो सकती है कि हाँ राज्य के पास फंडिंग ही ना हो, तो हम उसको फिर बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ, जब ये नीति निर्देशक तत्व आया, उस समय भारत की स्थिति वैसे थी नहीं कि संविधान निर्माता उसको बाध्य कर दे कि नहीं अगर ऐसा नहीं करेगा राज्य तो उच्चतम न्यायालय चले जाना। नहीं, उनको पता था कि हमारा जो देश है अभी आर्थिक स्थिति हमारे देश की अच्छी नहीं है, तो राज्य को बस बोला गया, ये आदर्श दिया गया। तो संविधान निर्माताओं ने अपना आदर्श दिया कि देखो राज्य का काम कैसा होना चाहिए, तो जनता के हित में होना चाहिए, विषमता दूर करनी होगी, गरीबी को दूर करना होगा, शिक्षा देना होगा, स्वास्थ्य देना होगा। समझ रहे हो,
तो हमारा जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, इसीलिए ये कैसा है, अवाध्य योग्य है, इसको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी मूल प्रकृति नैतिक है। नैतिक है मतलब जिसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको हम बाध्य नहीं करेंगे, शासकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, बाध्य नहीं करेंगे, शासकों की इच्छा पर उसको छोड़ दिया गया है। तो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है उसमें गांधी की आदर्श हैं, डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श है, नेहरू के आदर्श हैं, राष्ट्रीय आंदोलन कार्यकर्ताओं और नेताओं के आदर्श हैं जो कि गरीब जनता से जुड़े हुए थे, देश की आम जनता से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अपने आदर्शों को क्या किया, सरकार को दिया, उत्तरदायित्व दिया, उनको अपने आदर्श को सौंपा और बोला कि इन आदर्शों पे आपको क्या करना है, अपने सरकार का संचालन करना है। शासन का संचालन किनके आदर्शों पे करना है, तो संविधान निर्माताओं के आदर्शों पे क्या करना है, शासन का संचालन करना है। तो आदर्शों की जो कुंजी है ना, वो हुई राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अब जो शासन का संचालन करना है जिन आदर्शों को, तो हम उसकी को बोलते हैं शासन का मूलभूत आधार। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। शासन का मूलभूत आधार, तो इसके बाद जो कही गई है बच्चों, वो कही गई है आर्टिकल 37 में। आपको तो पता ही है 36 से 51 तक क्या है, डीपीएसपी की हम बात करते हैं। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी के अधिकारों की बात करता है। तो जो आर्टिकल 37 है ना, उसमें बोला गया शासन का मूलभूत आधार, अभी मैंने बताया ही था। तो शासन का मूलभूत आधार कैसा है, तो संविधान निर्माताओं के आदर्श पे टिका हुआ है। ठीक है, शासन का मूलभूत आधार आखिर हुआ तो हुआ क्या, तो बात को ये समझना है। शासन का मूलभूत आधार का मतलब ये है बच्चों कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो कोई भी अगर पॉलिसी लाती है, कोई भी अगर पॉलिसी या नीति लेके आती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसको ध्यान में रखेगी, डीपीएसपी को ध्यान में रखेगी, राज्य के नीति निदेशक तत्व को वो ध्यान में रखकर ही क्या करेगी, कोई भी नीति को लेकर आएगी। या फिर अगर कोई विधि निर्माण करता है तो उस समय भी वो किसके सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो सिद्धांत है उनको ध्यान में रखकर ही क्या करेगी, विधि का भी निर्माण करेगी। साथ ही विधायिका और कार्यपालिका के लिए भी निर्देशक तत्व निर्देश है। ठीक है, किस बात का निर्देश है कि आप क्या करेंगे, आप निर्देशक तत्व के आधार पर ही समूचा शासन को संचालित करेंगे। संविधान संशोधन करते समय भी इसके सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आदर्शों का ये समुच्चय है। अगर हम सरल शब्द में बोले तो इसको देखे बिना, नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को देखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कुछ भी काम करेंगे, संविधान संशोधन करेंगे, डीपीएसपी को देखेंगे। हम अगर विधायिका कार्यपालिका कुछ भी शासन को संचालित करने के लिए कुछ भी नियम रेगुलेशन रूल लेके आते, डीपीएसपी को ध्यान में रखेगी। विधि निर्माण करेंगे, हम इसको देखेंगे। राज्य का दायित्व है, अगर वो कोई पॉलिसी भी लाता है तो वो क्या करेगा, डीपीएसपी को देखेगा। जैसे देखो मोदी जी आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, तो वो क्या है, डीपीएसपी के सिद्धांतों पे ही है। अगर वो फ्री में खाना खिला रहे हैं तो वो डीपीएसपी के सिद्धांतों पे ही है। स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा की सुविधा दे रहे हैं, तो वो डीपीएसपी के सिद्धांतों से ही आधारित है, प्रभावित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि राज्य क्या है, डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना, कुल मिलाकर क्या है, आदर्शों का समुच्चय है डीपीएसपी, और जहां पर इसको देखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात ये है कि आखिर क्यों राज्य देखे, वो तो बाध्यकारी नहीं है ना। डीपीएसपी में जितने भी अधिकार है वो अवाध्य योग्य है, उसके लिए तो कोई न्यायालय नहीं जा सकता, जबरदस्ती लागू तो करवा नहीं सकता। तो हम राज्य बोलेगा कि भाई हम क्यों देखें, हम बाध्य थोड़ी है। आलोचना जो करते हैं डीपीएसपी की वो ये बात बोलते हैं कि आखिर राज्य करेगा तो करेगा क्यों। तो ध्यान से इस बात को समझिए। तमाम आप ऐसी घटनाएं देखते होंगे जहां पर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, आए दिन महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ होता है, तो कितनी महिलाएं जाती हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक है,
आपने देखा होगा मूल अधिकार का जब भी हनन होता है, कोई आपको ही अपशब्द बोल के चला जाता है, तो आपके गरिमामय जीवन का उल्लंघन करते, तो क्या आप उच्चतम न्यायालय जाते हैं? नहीं जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही, अगर हम देखें तो जैसे ही हम पैदा होते हैं राज्य हमारा ख्याल रखना शुरू कर देता है। तो ये क्या हो गया? तो ये डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही तो है, ये इसके निर्देशक तत्व ही तो है, इसके सिद्धांत और आदर्श ही तो है जो राज्य पालन कर रहा है। जैसे ही एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें माँ को पोषक आहार दिया जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को पोषक आहार दो, राज्य बच्चा भी पैदा करवा रही है, डिलीवरी में तमाम सुविधाएं दे रही है, फिर शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है, भोजन दे रही है, ठीक है, अवसर की समानता दे रही है। तो ये सब क्या है? तो ये सब हमने मौलिक अधिकार का तो नहीं देखा भाई कि हाँ हम उच्चतम न्यायालय तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हमारे कितने बार मौलिक अधिकार का उल्लंघन लोग करके चले जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। लेकिन हम हर पल जो फायदा उठा रहे हैं वो किसका उठा रहे हैं? तो नीति निर्देशक तत्व का ही तो फायदा उठा रहे हैं। राज्य हमें तमाम सुविधा दे रही है। अब बात यह है कि दे क्यों रही है राज्य? तो बात को ये समझना है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में बहुमत की सरकार बनती है। बहुमत यहाँ पे किसकी है भारत में? तो गरीबों की ही बहुमत है। तो जितनी भी तमाम सरकारें आती वो गरीबों की ही बात करते, उन्हीं के उत्थान की बात करते हैं। तो सरकार को सत्ता में वापस तो रहना है, तो सरकार किसकी बात करेगी? गरीबों की बात करेगी। वो इसके सिद्धांतों का पालन खुद ब खुद ही करेगी, क्योंकि उसको वापस से भी तो सत्ता में रहना है। उसको पता है कि हम गरीबों की बात करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे, तो वापस से हमें फिर से क्या मिलेगा? वोट मिलेगा और फिर से हम सत्ता में रह पाएंगे। तो यहाँ पर जो डीपीएसपी भी है वो भी तो समानता की ही बात करी, विषमता की ही बात करी। और किस प्रकार की विषमता? मूलतः आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता धीरे धीरे जैसे कम होगी वैसे क्या होगा? गरीबी धीरे धीरे कम हो जाएगी। समझ गए आप लोग? तो शासन का मूलभूत आधार का मतलब यही हुआ कि शासन आप जो भी करो, नीति अगर चेंज करो, विधि का कुछ निर्माण करो, नीति कुछ बनाओ, या फिर विधायिका कार्यपालिका कुछ भी करे, संविधान संशोधन करो, हर चीज में आप किसको देखो? डीपीएसपी को देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखो, जहां पर आम जनता के कल्याण की बात हो रही है। ठीक है, तो जहां पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और न्याय की बात हो रही है। अब डीपीएसपी में दूसरी बात कही गई है कल्याणकारी राज्य की, अब उसको देखते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो कहाँ किया गया है? आर्टिकल 38 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में 38 में कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है, वेलफेयर स्टेट। तो देखो बच्चों, आखिर कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हो गया? कल्याणकारी राज्य का मतलब हुआ कि राज्य कल्याणकारी होगी। राज्य कल्याणकारी होगी मतलब राज्य आम जनता के हित के लिए काम करेगी, आम जनता के उत्थान के लिए काम करेगी। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और अवसर की समानता स्थापित किया जाएगा। आय मतलब इनकम, ठीक है, तो आय की समानता होगी, अवसर की समानता होगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र बनाना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लाना है। बार बार मैं बोल रही हूँ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो बात को ये समझना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ जहाँ पर राज्य क्या कर रही है? फ्री में सुविधाएं दे रही है, काम की सुविधा दे रही है, अच्छे जीवन की सुविधा दे रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर की सुविधा दे रही है, जहाँ पर राज्य हमारा ध्यान रख रही है, जहाँ पर राज्य क्या कर रही है? हमें रोजगार की सुविधा दे रही है, काम उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, मोदी जी जितनी भी सुविधाएं दिए, आवास योजना, जितनी भी मुफ्त में सुविधाएं दे रहे हैं, वो क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के ही ऊपर आधारित है ना, नीति निर्देशक तत्व पर ही आधारित है। और राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? कि राजनीतिक न्याय बोल सकते हैं इसको हम, जहाँ पे हमें वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति वोट दे सकता है, हर व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कि हम वास्तविक रूप में आम जनता का उत्थान कर रहे हैं। तो आम जनता का उत्थान सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय लाकर ही हम कर सकते हैं ना। क्योंकि देखो, नीति निर्देशक तत्व में क्या बोला गया है
गरीबी को हटाना है, गरीबी को दूर करना है, विषमता को दूर करना है। और समाजवाद भी यही बात बोलता है। समाजवाद में भी क्या है, समानता लाओ, विषमता दूर करो, गरीबी दूर करो, सबको मुफ्त में सुविधा दो। लेकिन समाजवाद विचारधारा में मैंने आपको बताया था आज़ादी नहीं थी, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता अपनाया। तो हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है ना बच्चों, वो समाजवाद से प्रभावित है। लेकिन याद रखिए, मैं बार बार ये बात बोल चुकी हूँ कि किसी भी विचारधारा का नाम नहीं है हमारे मूल संविधान में, ठीक है। समाजवाद का नाम आपको नहीं मिलेगा, हम उससे प्रभावित हैं। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो किससे प्रभावित है, समाजवाद से, जहां पर वो भी यही चाहता है कि विषमता दूर करो, गरीबी दूर करो, सबको सुविधा दो, रोजगार की सुविधा, औषध की सुविधा, काम की सुविधा दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, ठीक है, भोजन कराओ। देखते ही हो कि मुफ्त में भोजन भी दिया जाता है। तो अब बात ये करना है कि यही है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को अच्छे जीवन की क्या दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। तो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य का मेन काम क्या हो जाता है कि सामाजिक न्याय लाओ, आर्थिक न्याय लाओ। और ये सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने के लिए ही क्या करती है सरकार हमारी, ये सारी योजनाएं लेकर आती है, जिसमें वो क्या कर पाए कि लोगों की विषमताओं को दूर कर पाए, शिक्षा स्वास्थ्य दे पाए, ठीक है, उनको अच्छा जीवन, बेहतर जीवन की सुविधा दे पाए। और देखो आर्टिकल 39 भी हमें यही बोलता है ना कि हमारे अर्थव्यवस्था का संचालन ऐसा होना चाहिए जहां पर आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो, आर्थिक केंद्रीकरण ना हो। तो बच्चों ये सब हम कल के क्लास में अब पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।